तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का श्री वशिष्ठ एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने हमारे पिछला लेक्चर जो किया था उस लेक्चर में हमने विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा जाना था कि विधान परिषद क्या है। और उस लेक्चर में हमने प्री मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी के लिए चर्चा की थी। और वो लेक्चर इसलिए भी मैंने पहले लिया है क्योंकि विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है। और आज के लेक्चर में मैं विधान सभा के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी और एमपीपीएससी मेंस में भी। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से इसको देखना है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप इसको नोट डाउन करते चलें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस लेक्चर की विषय वस्तु के बारे में देखें तो मैंने यहाँ साइड में आपको सारे के सारे टॉपिक बिंदु लिख दिए हैं जिनको लेकर मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। वो बिंदु क्या है कि विधानसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन विधानसभा जो है इसको लेकर भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि विधानसभाओं के गठन को लेकर क्या व्यवस्था है, गठन कैसे होता है। फिर बात करेंगे कि विधानसभा का जो आकार है वो क्या होता है, कितने मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम मेंबर की संख्या क्या होती है, न्यूनतम मेंबर की संख्या क्या होती है, कितने सदस्यों को मिलाकर ये विधानसभाएं गठित की जाती हैं, क्या सभी राज्यों में एक समान सदस्य हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकते तो क्यों ऐसा है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं में एक समान सदस्य नहीं हो सकते। इसके बाद अगर विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, यदि आप लोगों में से कोई चाहता है कि नहीं भाई मैं विधानसभा का सदस्य बन जाऊं, तो आपको कौन कौन सी योग्यताएं धारण करनी होगी कि आप विधानसभा का सदस्य बन जाएं। अगर आप विधानसभा का सदस्य बन जाते हैं तो फिर आपका ड्यूरेशन कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। कार्यकाल के बाद यदि बात करेंगे तो विधानसभा के सत्रों के बारे में आपको बात करनी है, क्योंकि आप समय समय पर सुनते हैं कि विधानसभा के अलग अलग सत्र होते हैं, तो सत्रों के बारे में देखेंगे, बैठकों के बारे में देखेंगे कि किन परिस्थितियों में कब कब विधानसभा की बैठकें बुलाई जाती है, संविधान इसके संदर्भ में क्या कहता है कि विधानसभा की बैठकें कब कब बुलाई जा सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जब विधानसभा की बैठकें बुलाई जाएंगी तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होगी, उपाध्यक्ष की जरूरत होगी, इनके बारे में बात करेंगे। और एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आता है प्रोटेम स्पीकर को लेकर। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में और बहुत सारी जगहों पर जब राज्यों में सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती हैं, तो आपने प्रोटेम स्पीकर नाम का शब्द भी सुना होगा। तो देखेंगे कि ये प्रोटेम स्पीकर जो है कौन होता है, किस चीज के लिए प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था की जाती है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। जब आप पीएससी जैसी परीक्षा देते हैं तो उसमें जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, वहां पर आपको पेपर नंबर 2 में आपको जो 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था दे सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर जैसी व्यवस्था क्या है। आपको केवल प्रोटेम स्पीकर लिख देगा, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष जो है उसकी क्या क्या शक्ति होती है, क्या क्या कार्य होते हैं। अध्यक्ष के तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष है वो क्या क्या काम करता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, उसकी क्या क्या पावर होती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा भवन में चर्चा चल रही होती है और एकदम एक हंगामा हो जाता है। उस हंगामा के बाद जो चेयरपर्सन वहां मौजूद होता है वो किसी भी सदस्य को निलंबित कर देता है, बर्खास्त कर देता है। इसकी अवधि निश्चित होती है, किसी को 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, एक लिमिटेड चीज के लिए, पूरे सत्र के लिए उसको हटा दिया जाता है। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भी विधानसभा का सदस्य बनेगा उसके कोई विशेषाधिकार हैं कि नहीं। अगर विशेषाधिकार है तो क्या विशेषाधिकार प्राप्त है विधानसभा के सदस्यों को। आप भी जानिएगा कि एक विधानसभा का सदस्य जिसको हम विधायक कहते हैं उसके क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, तो उसके विशेषाधिकारों को भी जानने का यहाँ पर प्रयत्न करना है। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि जो विधानसभा जैसी संस्था हम लोग बनाकर बैठे हैं, इतना कुछ उसके लिए हमने व्यवस्था की है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, तो वो व्यवस्था किस लिए की गई है, मतलब एक विधानसभा के कार्य और शक्तियां क्या होती हैं, ये भी यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक कंप्लीट पैकेज लेकर मैं आप लोगों के सामने आज हूं, ताकि किसी भी परीक्षा को जब आप देते हैं और उसमें इस प्रकार से यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो छूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले इसकी हम फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि पहली स्लाइड में क्या है। यहाँ पर आपको पहली स्लाइड में दिख रहा है कि संविधान में इसकी क्या व्यवस्था की गई है। पहले टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कि संविधान में क्या व्यवस्था है।
लेकिन जाने कि ये विधानसभा जैसी चीज क्यों है हमारे सामने या क्यों है हमारे लिए, तो ये समझना जरूरी है। तो यहाँ देखो कि कानून निर्माण का काम करवाना है, तो कानून निर्माण का जब आप काम करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक संस्था की जरूरत पड़ती है। कानून क्या होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तो कानून की डेफिनेशन समझे कि कानून होता क्या है। किसी भी क्षेत्र में, राज्य में, देश में नियमों का एक पूरा समूह है जिसमें नियम विनियम जो है वो होते हैं, और इनका निर्माण जो होता है वो किसी भी क्षेत्र के लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए होता है, और इनका निर्माण उस देश की या क्षेत्र की कोई संस्था जो होगी वो करे। तो उसके लिए निकाय होते हैं, संस्थाएं बनाई जाती हैं जो पर्टिकुलर कानून का निर्माण करने का काम करती हैं। तो कानून क्या है, अगर हम इसको समझते हैं तो फिर हमें ये जरूरत पड़ेगी कि कानून निर्माण का अगर हम काम कर रहे हैं तो कानून निर्माण का काम कौन करेगा। तो मैंने कहा कि कानून निर्माण का काम करने के लिए कुछ निकाय बनाई जाती है, कुछ संस्थाएं बनाई जाती है जो पर्टिकुलर कानून निर्माण का काम करती है। उसमें कई सारे सदस्य होते हैं जो विचार विमर्श करने के बाद जनता के हित के लिए, गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाने का काम करती है। अब ये जो संस्थाएं कानून बनाने का काम करेंगी वो कौन सी होती है, तो इनको हम हमारे देश के संदर्भ में जनरली हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। दो भागों में बांटकर देखेंगे। जनरली इसके लिए आप शब्द यूज करते हो व्यवस्थापिका। क्या शब्द यूज करते हो दोस्तों, याद रखेंगे, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं व्यवस्थापिका। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार का व्यवस्था है। जैसे यहाँ देखिएगा, यदि हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं, कानून बनाने वाली संस्था की बात करते हैं, तो ये व्यवस्थापिका दो प्रकार से हम लोग विभाजित करके देखते हैं। केंद्र लेवल पर अलग होती है जिसको संघ की बोलेंगे, और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। जब आप केंद्र स्तर पर बात करते हैं तो हमारे पास एक संस्था जिसको हम बोलते हैं संसद। कितने सदन है, ये दो सदनों से मिलकर बनी हुई व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर इतनी बात। अब जो संसद है वो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, ये याद रखना है। केंद्र सूची पर और संवर्ती सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है इसे, जिस पर ये स्वतंत्र रूप से कानून बनाती है। जब प्रांतों की बात करते हैं तो यहां पर राज्यों में होता है विधानमंडल। तो राज्यों में जो विधानमंडल की व्यवस्था की है उसमें अनिवार्यता के साथ तो नहीं, लेकिन दो सदन यहां पर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर जब लिया था तो आपको क्लियर कर दिया था कि क्यों दो सदन हर राज्य में नहीं है। तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, लाइव आया था, रिकॉर्डेड यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों हर राज्य में दो सदनी विधानमंडल नहीं है। तो यहां पर मैं क्लियर जरूर करूंगा कि विधानमंडल को दो सदनी बनाने की बात यहां दिखती है। एक में मिलता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। ये राज्यों के संदर्भ में विधानमंडल है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 168 में आप लोगों को मिलेगा। भारतीय संविधान के भाग 6 आर्टिकल नंबर 168 में राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत भारत के जितने भी राज्य हैं सभी में विधानमंडल की व्यवस्था है। इसके अलावा हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहां पर आपको दिल्ली और पुदुचेरी का नाम याद आएगा। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपको विधानमंडल मिलेगा जिसमें विधानसभा की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं राज्य लेवल पर अगर कानून बनाने की बात के लिए बोलते हैं कि भाई राज्य के स्तर पर कानून बनाने के लिए कौन होगा, तो बोलेंगे राज्य का विधानमंडल होगा, जो अगर राज्य चाहे तो द्विसदनीय कर सकते हैं, वरना एक सदनीय विधानमंडल भी चल सकता है, जिसमें नॉर्मली आप देखेंगे कि विधानसभा होगी और एक राज्यपाल होगा। इन दोनों लोगों से मिलकर यह विधानमंडल बन जाएगा। अगर किसी राज्य ने द्विसदनीय व्यवस्था कर रखी है तो वहां पर विधान परिषद भी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि केवल 6 ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये है, इसलिए हम केवल दो की बात करते हैं कि विधानसभा और राज्यपाल। कोई भी जब विधेयक जाएगा तो विधानसभा में चर्चा होगी, पास करेंगे, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा और कानून बना देगा। आर्टिकल नंबर 168 में राज्यों की विधानमंडल की व्यवस्था की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विधानसभा की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा की संरचना की बात की। समझते हैं कि विधानसभा की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, किन किन चीजों को इस संरचना में इस चीज के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखो इस स्लाइड में यदि हम विधानसभा की संरचना की बात करें तो सबसे पहले उसके गठन को देखते हैं कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। विधानसभा के जब गठन की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा
इसको मैं करंट अफेयर तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन किया जिसके माध्यम से कुछ चेंजेस आए हैं इस व्यवस्था में। अभी मैं आपको जो स्लाइड में आप देख रहे हैं ये पारंपरिक व्यवस्था बता रहा हूं जो पहले से चल रही थी। इसमें जो चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं कि जब विधानसभा के गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। कितने प्रकार के सदस्य? 2 प्रकार के। एक प्रकार के सदस्य ऐसे होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और दूसरे प्रकार के सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं। एक निर्वाचित सदस्य, दूसरे मनोनीत सदस्य। अगर मैं निर्वाचित सदस्यों की आप लोगों से बात करता हूं तो याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य ऐसे जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब यहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की व्यवस्था हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दो कि निर्वाचन के लिए हम यहां पर 2 प्रकार की व्यवस्था देखेंगे। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक व्यवस्था है प्रत्यक्ष निर्वाचन की और एक व्यवस्था है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बराबर, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जब प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करते हो इट मींस डायरेक्ट हम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि जनता जो होती है वो वोटिंग करती है। आप लोग भी जब इलेक्शंस आते हैं, जाते हो वोटिंग बूथ पे, वहां जाते हो, हाथ में इंक लगवाते हो, वोट डालते हो, जिस भी पार्टी को देना होता है वहां देते हो। ये आप डायरेक्ट इलेक्शन में भाग ले रहे हो। जब जनता खुद वोट करने के लिए जाएगी तो उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। लेकिन यदि हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें दोस्तों, तो एक सिंपल सी बात याद रखना है कि जहां डायरेक्ट सिस्टम में आपने आपके प्रतिनिधियों को चुना है, वो लोग जब किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष बोले। मतलब आपके द्वारा चुने गए लोग जब चुनाव करने का काम करेंगे तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्लियर? तो यहां पर हम जब 2 प्रकार के सदस्यों की बात करते हैं तो उसमें पहला सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, मतलब कि विधायक जिनको आप वोट डालकर चुनते हो। बरोबर। दूसरे सदस्य दोस्तों होते थे मनोनीत। मनोनीत जिसको आप नियुक्त भी बोलते हो, कि ऐसे लोग जो नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटेड मेंबर्स भी होते थे। ये एक व्यक्ति की बात यहां पर मिलती है। कितने? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति जो होता वो होता था, और एंग्लो इंडियन यहां पर हमको शब्द मिलता है कि एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता है। और ये निर्भर करता था राज्यपाल पे कि राज्यपाल चाहे तो। आर्टिकल नंबर 333 ये कहता है कि अगर राज्यपाल चाहे तो एक एंग्लो इंडियन को शामिल कर सकता है। लेकिन ये जो आप सदस्य संख्या देख रहे हैं, ये तो आपने देख लिया कि भाई मनोनीत भी होगा, निर्वाचित भी होगा, लेकिन कितने हो सकते हैं यदि हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा इसके आकार के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। जब हम किसी भी विधानसभा के आकार की बात करते हैं तो इसमें हमने जो सदस्य चुने हैं वो कितने हो सकते हैं उसको देखा जाता है। और जब इसकी बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है कि हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग होती है। अब हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग होती है, इसका मतलब क्या है भाई? जो सदस्य होते हैं ना, इनका इलेक्शन, इनका चुनाव, इनका निर्धारण जो होता है वो दोस्तों जनसंख्या के अनुपात में होता है। ठीक है? इसीलिए चूंकि हर जगह पर जनसंख्या अलग अलग है, उस हिसाब से मेंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कितने हो सकते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 333 के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की गई है कि अधिकतम 500 सदस्य किसी भी विधानसभा में, देश में जितने भी राज्य हैं और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, वहां 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। मतलब विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है संविधान में वो 500 है। मैक्सिमम 500 सदस्य आप रख सकते हो। और जब न्यूनतम सदस्यों की बात करते हो तो आप बोलेंगे कि 60 मेंबर न्यूनतम किसी भी विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक राज्य का आकार और राज्य की जनसंख्या भी मायने रखती है, इसीलिए हमको कुछ अपवाद स्वरूप चीजें दिखती हैं जो संसद के माध्यम से स्थापित की गई। अपवाद क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर आपको विधानसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, वहां कुछ अपवाद दिखते हैं जिसमें परिवर्तन करके संसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर कम भी सेट की गई। जैसे कि गोवा, यहां पर 40 मेंबर है। सिक्किम 32 मेंबर है। कितने? सिक्किम में 32 मेंबर है। मिजोरम में 40 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें पुदुचेरी के, तो यहां पर 33 मेंबर। देखो मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको लेकर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। समझ लो इसको कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जो है, जिसमें अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां 33 विधायक हो सकते हैं। कितने? 33, जिसमें से निर्वाचित होते हैं 30 और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं।
ये व्यवस्था की गई थी। तो ये सिस्टम भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर आपको इस स्लाइड में जो पता चल गया होगा कि जनसंख्या के अनुपात में ही ये सदस्यों का संख्या निर्धारित होती है, लेकिन संविधान ने कह दिया है कि अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य से ज्यादा और कम आप नहीं रख सकते। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर 60 से कम सदस्य हैं। इसकी संख्या आप लोग याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे ही जगह से पूछता है। यहां पर अगर आप और फैक्ट जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि यूपी, उत्तर प्रदेश, जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और यहां पर बात करेंगे एमपी की तो एमपी में लगभग 230 है। बरोबर? तो याद रखिएगा ये फैक्ट अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप बता देंगे। 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि एक तो ये कि जो गठन कैसे होता है, तो गठन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। संरचना की बात अनुच्छेद नंबर 170 में की गई है और अनुच्छेद नंबर 333 की सहायता लेते हुए हमने देख लिया कि मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं और मिनिमम लोग कितने हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में जाते हैं और अगली स्लाइड में जाने के बाद इसके कुछ और तथ्यों को समझते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था आप लोगों को कि एंग्लो इंडियन की कहानी भी समझना पड़ेगी। ये जो एक एंग्लो इंडियन आप लेते हैं आपके विधानसभाओं में, इसकी व्यवस्था क्या थी? तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंग्लो इंडियन ये चीज क्या है। संविधान की किताबों में, एग्जाम में, न्यूज़पेपर में हर वक्त एंग्लो इंडियन शब्द लिखा आ जाता था। तो पहले तो ये जानो कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 366 के बोल सकते हैं क्लॉज 2 में जाएंगे हम लोग। कहां जाएंगे? 366(2) में। यहां पर क्या बोला गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन होगा जो रहता कहां हो? भारत में हो, लेकिन उसके जो वंशज हैं, जो उसके पूर्वज आप बोल सकते हैं, उसके पिता हो या कोई पुरुष पूर्वज, ध्यान रखेंगे उसके पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हो। फिर से ध्यान रखेंगे, एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो रहता कहां हो? भारत में, लेकिन उसके पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के हों, उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे। और जनरली ये शब्द जो होता था वो हमने ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया था, ब्रिटिश लोगों के लिए यूज किया था जो भारत में काम कर रहे थे और भारतीय मूल के। बराबर? तो इस प्रकार की शब्द आप याद करेंगे कि एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि एंग्लो इंडियन क्या है तो फिर आगे की व्यवस्था भी समझ में आ जाएगी। व्यवस्था ये थी कि एंग्लो इंडियन लोगों के लिए हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से व्यवस्था देखने को मिलती है विधानमंडलों में। अगर हम केंद्रीय स्तर पे बात करते हैं संसद की, तो संसद में जो लोकसभा होती है उस लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था एंग्लो इंडियन के तौर पर। कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल नंबर 331 के तहत, 331 के तहत राष्ट्रपति का दायित्व था कि 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में पहुंचाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 333 क्या कहता है कि राज्यों में एक सदस्य का मनोनयन करेंगे एंग्लो इंडियन का। कौन? राज्यपाल के द्वारा। तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति करता और राज्य स्तर पर राज्यपाल करता था। लेकिन आरक्षण को लेकर एक संविधान संशोधन जो बिल था वो लोकसभा में पास किया गया था और वो बिल था 126वां। ये बिल कहता था कि एसटी एससी के लोगों को जो सीटों का आरक्षण मिलता है उसको हम 10 साल के लिए बढ़ाते थे, क्योंकि उसकी अवधि पूरी हो गई थी तो उसको आगे बढ़ाने ना बढ़ाने पर चर्चा करनी थी, तो उसको तो 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसमें एंग्लो इंडियन के कोटे को लेकर कुछ नहीं बोला गया। मतलब यहां पर क्लियर कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन के कोटे को खत्म कर देंगे। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है कि इस संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन के कोटे को खत्म करने की बात कर दी गई। हालांकि ऐसे लोग जो एंग्लो इंडियन के पद पे थे उन लोगों ने इसको लेकर अपना विरोध भी जताया था, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से इसको खत्म करने का प्रावधान किया गया। तो याद रखेंगे कि जो हम एंग्लो इंडियन की बात कर रहे थे वो यहां पर खत्म करने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो एंग्लो इंडियन को लेकर क्या कहानी थी वो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने इसको करंट से भी जोड़ दिया है, अगर एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए। आप लोग भी हैं, देखिए हम शर्तों पर बात कर रहे हैं। समझिए कि आप में से कौन ऐसे हैं जो विधानसभा का सदस्य मतलब विधायक बनने के योग्य हैं और विधायक बन सकते हैं। राजनीतिक उठापटक करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करो, हो सकते हो कि आप भी विधायक बन जाओ। क्या चाहिए विधायक बनने के लिए? तो संविधान का आर्टिकल नंबर 173 योग्यताओं की बात करता है विधानसभा के सदस्यों की। क्या बोलता है ये
कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो इसके लिए योग्य होगा। अब आप सोच लीजिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं, डेफिनेटली होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप यहां तो बिल्कुल अंदर हैं। दूसरे नंबर पर आप बोलते हैं कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब यहां पर कुछ लोगों की उम्मीद पे पानी फिर चुका होगा भाई। कुछ लोग ऐसे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो जो 25 साल का भी नहीं हुआ है, जिसको ऐसा लगता है कि 25 साल का होने में भी समय है। दैट मीन्स कि उसको अभी यहाँ का टिकट नहीं मिलने वाला है, तो उसके सपने चूर हो गए। लेकिन जो लोग 25 के हैं वो सोचेंगे, तो उनको एक चीज ध्यान रखना है कि न्यायालय के द्वारा, देखो हर जगह पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा होता है क्या, कि पागल दिवालिया मानसिक रूप से विकृत चित्त ना हो। क्या कि पागल दिवालिया मानसिक रूप से विकृत चित्त ना हो। मतलब हम ये बोल सकते हैं समझने के लिए, हमारी आम भाषा में उसका स्क्रू ढीला ना हो। कुल मिलाकर बात यह है कि ये शॉर्ट में चीज मिलती है, लेकिन आप यहां पर क्या बोलेंगे, यहां ध्यान रखना कि आपके घोषित करने से कुछ नहीं होता कि कोई पागल है कि नहीं है, दिवालिया है कि नहीं है, मानसिक रूप से विकृत है कि नहीं है। ये कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया होना चाहिए। अगर कोर्ट ने ये घोषित किया है, न्यायालय ने ये घोषित कर दिया कि भाई ये पागल है, दिवालिया है या मानसिक रूप से विकृत चित्त है, मतलब कि वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अब अपने आप को सोचो, इसमें आते हैं क्या। चलो, चौथी है कि ऐसा कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। मतलब संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो कहीं ना कहीं आप उसके अंतर्गत अयोग्य तो नहीं हो रहे। जो भी व्यक्ति आप में से ऐसा है जो ये सारी योग्यता रखता है, निसंदेह वो विधानसभा सदस्य बनने के योग्य होगा। बराबर। अगर बात करें कि कौन योग्य नहीं होगा, अरे भाई योग्यता की बात करेंगे तो उसकी भी तो बात कर लो कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी निर्भरताएं हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी योग्यता। तो क्या बोलेंगे भाई, आर्टिकल नंबर 190 भारतीय संविधान का, कि अगर कोई व्यक्ति संसद में और विधानसभा में दोनों में सदस्य चुन लिया गया है तो यहां पर आपके लिए समस्या हो जाए। दूसरी बात, दो राज्यों के विधानमंडल का सदस्य बनता है तो भी समस्या हो जाएगी। तीसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, जो हमारे देश के कई सारे सांसद और विधायक लोग, सांसदों के लिए भी ऐसी व्यवस्था होती है, तो कई सारे सांसद और विधायक लोग जो है वो नहीं समझ पाते। वो क्या कि 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अधिवेशन में अनुपस्थित रहना, लगातार 60 दिन तक। ऐसे लोग जो मनोनीत होके जाते हैं ना, उन लोगों के लिए इस प्रकार की चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास दूसरे काम होते हैं ना, उनको खेल से, संगीत से, है ना, कला वाले क्षेत्र से, मतलब विज्ञान से, समाज सेवा से भेज दिया जाता है। तो उन लोगों को ये बहुत कम ध्यान रखते हैं। कई सारे एक्ट्रेस जो होते हैं वो सब संसद में पहुंचते हैं, तो उनके संदर्भ में ही देखा गया है कि 60 दिन तक आप बिना अनुमति के अधिवेशन में अनुपस्थित हैं, इसका मतलब आपका स्थान रिक्त हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो निर्भरताएं क्या हो सकती हैं वो भी समझ में आता है। नेक्स्ट में जाते हैं, निर्भरताओं के बाद क्या व्यवस्था है संसद में। तो नेक्स्ट देखो कि सत्र क्या है ना। मैं योग्यताओं पर भी आऊंगा, सॉरी कार्यकाल पर भी आऊंगा, लेकिन पहले सत्र की बात कर लेते हैं कि जनरली न्यूज़पेपर एक माध्यम होता है जो हमारे देश में आम जनता जो है वो जब पढ़ती है तो उसको ऐसा लगता है कि सत्र चालू हो गए, लेकिन कई सारे लोग समझ नहीं पाते कि सत्र है क्या। तो आप समझने के लिए इसको बैठक बोल सकते हैं। क्या? विधानसभा की बैठक। हमारे यहाँ पे विधानसभा की जो बैठक है वो संसद के भांति है। जैसे वर्ष में 3 बार हमारे यहाँ पर संसद की बैठकें होती है, 3 सत्र होते हैं, वैसे ही हमारे विधानसभा के भी सत्र ऐसे देखने को हम लोगों को मिलते हैं। मतलब साल में कितनी बार? 3 बैठकें यहाँ पर होती हैं। एक बैठक होती है बजट प्रारंभ की होती है, दूसरी बैठक होती है मानसूनी, और तीसरी बैठक होती है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं हमारे यहाँ पर, बजट, मानसूनी और शीतकालीन। बराबर। अब इसको लेकर व्यवस्था ये की गई है संविधान में कि एक साल में कम से कम 2 बार सदन की बैठकें होना अनिवार्य है। कितनी बार? क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कितनी बार होना अनिवार्य है? 2 बार होना चाहिए, अधिकतम आप कितनी भी बार ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या बोलते हैं, कम से कम कितनी बार होनी चाहिए बैठक? 2 बार अनिवार्य है। और इन दोनों बैठकों में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। क्या बोला? साल में 2 बार बैठकें होना अनिवार्य है, लेकिन दोनों में 6 माह से ज्यादा का अंतर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर अंतर है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
क्लियर। दूसरी बात ये कि जो सत्र बुलाने का काम वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। केंद्रीय स्तर पे यदि संसद की बात करते हैं तो संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति आहूत करता है, राष्ट्रपति सत्रवसान करता है, प्रारंभ भी करता है और खत्म भी करवाता है। वैसे ही राज्यों में विधानसभा के जो सत्र होते हैं दोस्तों, वो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो बुलाएगा वही खत्म करेगा। मतलब बैठक बुलाने का काम भी राज्यपाल करना है और खत्म करवाने का काम भी राज्यपाल को ही करना है। और यहां पर याद रखिएगा कि जब भी पहला सत्र होता है, मतलब विधानसभा का गठन हो गया, विधानसभा के गठन के बाद आपका पहला सत्र आया, वो पहला सत्र जो होगा वो, और हर एक नए कैलेंडर वर्ष में जो प्रथम सत्र होता है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। इसको आप स्पीच समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये राज्यपाल का अभिभाषण भी होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। क्लियर। तो सत्र कितने हैं, तो 3 सत्र। कितने होने जरूरी है, तो 2 सत्र। दोनों के बीच में कितनी ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बुलाता कौन है, राज्यपाल। खत्म कौन करता है, राज्यपाल। और सत्र की पहली बैठक में कौन से सत्र की, जब नई विधानसभा का गठन होता है तो, और जब नए कैलेंडर वर्ष का पहला सत्र होगा तो उसका अभिभाषण किसका होगा, राज्यपाल। बरोबर। ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। पर्टिकुलर कोई भी चीज दे देगा, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल। अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो यहां पर आप संसद के समान ही देखेंगे। कैसे, आर्टिकल नंबर 172 पहले तो आप याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 172 जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। आपने देखा होगा कि आपके जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं वो 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। कितने साल तक, 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। 5 वर्ष के बाद क्या होता है, दोबारा से चुनाव किए जाते हैं। चुनाव के बाद आप वोट डालने के लिए जाते हैं। वोट डालने के बाद जो जीता होता है वो वापिस से विधायक पद की शपथ ले लेता है, और जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से वापिस 5 साल का उसका टर्म शुरू हो जाता है। मतलब 5 साल के लिए आप लोग विधायकों को चुनते हैं जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि 5 साल के पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है? अगर ये पूछा जाता है कि क्या यह संभव है कि विधानसभा को 5 साल के पहले भी खत्म किया जा सकता है, आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ये राज्यपाल जो है वो इसको भंग कर सकता है, उसके पास शक्ति है इसको भंग करने की। बरोबर। चलिए, अगर आपातकाल लग गया तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपातकाल की सिचुएशन आ गई है तो फिर क्या करेंगे? तो यहां पर सीधा से कहा गया है, संघीय संसद ने कानून बनाकर क्या बोला गया है कि राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए आप बढ़ा देंगे जब आपातकाल होगा। अगर आपातकाल लगता है तो अवधि कितनी बढ़ा देंगे? एक बार में 1 साल उसको एक्सटेंड कर। कब? वर्ड को ध्यान रखना भाई, वर्ड को मत भूल जाना। चाहे जब नहीं हो सकता है ये होता है केवल उस परिस्थिति में जब आपातकाल की स्थिति होती है। कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बरोबर। लेकिन साथ साथ एक और व्यवस्था देखनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल की स्थिति खत्म हो गई, तो जब आपात की स्थिति खत्म हो जाती है तब क्या? तो यह बोला गया कि आपात की स्थिति समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने के भीतर आप आपका इलेक्शन और ये सब काम करवा लो, क्योंकि 6 महीने तक ही वो रहेगी घोषणा, उसके बाद घोषणा खत्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपात की अवधि के बाद कितने समय तक? तो 6 महीने तक। आपात की स्थिति में कितने समय तक बढ़ा सकते हैं? तो 1 वर्ष तक। एक बार में 1 वर्ष, एक वर्ष करके बढ़ा लो। एक बार में 1 वर्ष। कितने समय की अवधि होती है? 5 साल की होती है। भंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। बरोबर। तो ये था विधानसभा का कार्यकाल। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट व्यवस्था आपकी क्या कहती है उसको जरा समझते हैं। अगली स्लाइड कहती है आपकी कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या व्यवस्था। भाई क्लास में अगर आप हैं तो क्लास में मॉनिटर तो चाहिए, वरना बच्चे हुड़दंग मचा देंगे। और ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर मॉनिटर होते हुए भी हुड़दंग मच जाती है। बेचारा मॉनिटर भी परेशान हो जाता है क्योंकि बच्चे बड़े हैं ना, इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिलती है। क्या बोला गया है कि यहाँ पर राज्यपाल द्वारा, भाई एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर शपथ दिलाने का जो है, जो सदस्य चुने जाएंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? भाई राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, ये याद रख लीजिएगा आर्टिकल नंबर 188 में। ठीक है ना। शपथ
राज्यपाल दिलाएगा या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा वो शपथ दिलाएगा इन नए सदस्यों को। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, कि लोकसभा के भांति विधानसभा में भी क्या है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा अध्यक्ष जो होता है वो विधानसभा का और विधान सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। कौन है, प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है बराबर। और इनका चुनाव कैसे होता है, तो याद रखिएगा इनका चुनाव सदस्य अपने बीच में से करते हैं, अपने बीच से करते हैं। और ये चुनाव करवाने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है भाई, ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसको इलेक्शन करवाने के लिए, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है ना, इनको चुनने के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे ये काम हो जाता है इसका पद खत्म हो जाता है, टेम्पररी समय के लिए ये व्यक्ति आता है। कौन, प्रोटेम स्पीकर। केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है, लोकसभा में भी होता है और विधानसभा में, बराबर है कि नहीं। चलिए, तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई कि कौन होते हैं और कैसे चुने जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगली स्लाइड बोलती है कि जो अध्यक्ष होता है इसकी शक्ति क्या है। अध्यक्ष जो है उसकी शक्ति क्या है, उसके कार्य क्या है। तो नंबर एक तो ये कि अध्यक्ष का काम होता है सबसे पहले कि वो सदन की कार्यवाही को, जिस प्रकार से नियम है उसके चलाने के, उन नियमों के अकॉर्डिंग सदन की कार्यवाही को संचालित करे। नियमों के अनुरूप सदन की कार्यवाही को संचालित करना, और अगर कहीं लगता है कि कमी है तो वहां जरूरी नियम बनाने की शक्ति किसी के पास है तो वो इसके पास है, बराबर। अगर किसी भी समय सदन की बैठक करनी है और सदन की बैठक करने के लिए निर्धारित 1/10 जो सदस्य होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं भाई, इसके लिए शब्द याद रख लीजिएगा, कोरम, जिसको बोला जाता है हमारी भाषा में गणपूर्ति। ये इतने मेंबर नहीं है तो वो स्थगित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो देखेगा कि भाई जितने जरूरी मेंबर है वो है कि नहीं है बैठक करने के लिए, नहीं है चलो स्थगित कर दो, बराबर। चलिए, इसके बाद एक और चीज होता है कि ये सामान्य स्थिति में मत नहीं देता। मतलब ये है कि नॉर्मली जब वोटिंग चलती है, ऊपर बैठा होता है तो ये मत नहीं देता। मतलब ये होता है कि जैसे आप देखिए कि जो विधानसभा में मान लीजिए इस प्रकार से भवन बना हुआ है, यहाँ पर आपके अध्यक्ष जी बैठे हैं, तो इसमें दो तरह की पार्टी होती है, एक तरफ विपक्ष और एक तरफ पक्ष वाले लोग बैठे हैं। मान लीजिए इलेक्शन हुआ, किसी भी मुद्दे पे बिल बनाया, उसको पास करना है तो वोटिंग होती है, बटन लगा तो उसको दबाकर यस और नो करेंगे। वोटिंग में मान लीजिए कि दोनों तरफ के बराबर आ गए, अब ऊंट किधर बिठाना है, ये किसके हाथ में है, ये अध्यक्ष के हाथ में। अध्यक्ष निर्धारित करेगा पास होना है कि नहीं होना, यस और नो। तो जब बराबरी की स्थिति होती है तो बराबरी की स्थिति में जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है। क्या देता है दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार किसका है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मॉनिटर के होते हुए भी जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के होते हुए भी जो सदस्य होते हैं वो गड़बड़ करते हैं कि नहीं करते। आपने टीवीओ में देखा होगा कि लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही को रोक दे रहे हैं, बाधाएं पहुंचा रहे हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत चिल्लम चिल्ली करता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है ना तो अध्यक्ष के पास पावर है। क्या पावर है, अगर वो अशिष्ट आचरण करता है तो उसको निष्कासित कर दे। तो निष्कासित करने की पावर भी किसके पास है, तो आप बोलेंगे अध्यक्ष के पास ही है निष्कासित करने की पावर। दूसरी बात, अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई प्रस्ताव है, कोई संकल्प है जिस पर चर्चा करना है, क्या बोला, कोई प्रश्न है, कोई प्रस्ताव है, कोई संकल्प है जिस पर चर्चा करना है, तो उसको चर्चा के लिए रखना है तो उसकी अनुमति, उसको स्वीकारने का काम भी कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष का स्वविवेक होता है भाई इस मामले में। अध्यक्ष बोलेगा कि क्या ये स्वीकार करने योग्य है, अगर वो स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार करेगा, और अगर वो स्वीकार करने योग्य नहीं है तो अस्वीकार कर देगा, कोई बात नहीं। तो ये किसके अंडर में आएगा, ये अध्यक्ष के अंडर में आता है कि किसी भी चीज को स्वीकार करना है कि नहीं करना, बातचीत करना है कि नहीं करना। अगर वो महत्व का विषय है तो बातचीत करेंगे, और महत्व का विषय नहीं है तो बातचीत नहीं करेंगे, कोई इश्यू नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट काम, और जो हाल ही में आपने देखा होगा, सिंधिया जी जो है वो मिनिस्टर भी बन गए हैं ना, याद रखना है, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं से आ रही है, क्या कि 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में अनुच्छेद एक संशोधन किया गया, कौन से नंबर में, तो याद रखेंगे 52वां, 52, 1985 जोड़ी जाती है संविधान में 10वीं अनुसूची।
जिसको बोलते हैं दल बदल संबंधी। तो ये 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करवाने का काम कौन करेगा? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष केंद्र में और विधानसभा का अध्यक्ष राज्यों में। तो याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू करवाने का काम कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष केंद्र में और विधानसभा का अध्यक्ष राज्यों में। अगर कोई समिति बन रही है, जनरली क्या होता है कि समितियां बनाई जाती हैं केंद्र में भी और राज्य में भी। और जो समितियां बनाई जाती है ना, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, उनके कार्य होते हैं, उसका निरीक्षण करने का काम कौन करेगा? ये अध्यक्ष करता है। जो अध्यक्ष होता है ना विधानसभा का, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है आपको। कौन से पॉइंट को याद रखिए? कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। कितनी समिति की बात कर रहा हूं? कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। ये 3 समिति हैं, इनका अध्यक्ष खुद होता है। तो पूछा जाए तो इसका उत्तर याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या यहां पर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट निर्णय कि धन विधेयक की जब बात होगी, किसकी बात होगी दोस्तों? धन विधेयक की जब बात होगी कि कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष केंद्र में करेगा और विधानसभा का, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि कोई भी जो आपकी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा और उस पर चर्चा करवाएगा। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आपने चीजें पढ़ी हैं कि यहाँ पर A to Z चीजें हुई हैं, ऊपर से नीचे तक जितने भी पॉइंट पढ़े हैं, जितने भी कार्य, जितनी भी प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष ने किया है, इसके आचरण को लेकर, इसके कार्य को लेकर बिल्कुल भी आप चर्चा नहीं करेंगे विधानसभा में कि अध्यक्ष का आचरण क्या, अध्यक्ष का कार्य क्या है। और जनरली जो व्यक्ति होता है ना, ये व्यक्ति सरकार का ही व्यक्ति होता है। कहाँ का व्यक्ति होता है? ये सरकार का ही व्यक्ति होता है। ये कौन? अध्यक्ष। जिस पार्टी की सरकार होती है उन्हीं पार्टी का एक व्यक्ति होता है जिसको अध्यक्ष के पद पर चुना जाता है। बरोबर? अब एक और बात यहां समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से उपाध्यक्ष होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति और होता है विधानसभा में जिसको नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष जो होता है, जैसे वर्तमान में कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तो जो भी पार्टी जिसको 1/10 सीटें मिली हो, देखो सीटें मिली हो 1/10, वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर होता है। और यहाँ पर कौन है नेता प्रतिपक्ष के पद पर? यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के पद पर है कमलनाथ जी। बराबर? चलिए, तो यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड में अगर हम बात करेंगे तो अगली स्लाइड कहती है कि विधानसभा की शक्तियां और कार्य क्या है। यहां पर हम बात करते हैं पर्टिकुलर विधानसभा की शक्तियां और कार्यों को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? विधानसभा की शक्तियां और कार्यों को लेकर। तो पहले शॉर्ट में हेडिंग्स देख लेते हैं कि विधानसभा की शक्तियां क्या क्या है, क्या क्या कार्य है विधानसभा के। पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या है। तो नंबर 1 विधानसभा की विधायी शक्ति होती है। नंबर 2 विधानसभा की वित्तीय शक्ति होती है। नंबर 3 विधानसभा की कार्यपालिका शक्ति होती है, मतलब कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करती है। नेक्स्ट में होता है इसकी कुछ संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक कार्य भी इसको दिए गए हैं जो इसको करने होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि चुनाव संबंधी कुछ काम भी करती है विधानसभा। विधानसभा जो है वो चुनाव संबंधी कुछ काम भी करती है, मतलब कुछ लोगों को चुनने में इसका योगदान होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम देखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य कार्यों को मैं बताऊंगा इस संदर्भ में जो आपको देखना होगा। बरोबर? चलिए, तो देखते हैं अन्य काम कौन से। यहां देखो सबसे पहले कि विधायी शक्ति क्या है। विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है वो लेजिस्लेटिव पावर होती है कानून बनाने से संबंधित। याद रखेंगे कि राज्य सूची और संवर्ती सूची, भारतीय संविधान में टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शक्ति पृथक्करण की। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। एक सूची है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी सूची है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। तीसरी सूची है संवर्ती सूची जिस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं।
लेकिन जब प्रभाविता की बात आएगी तो केंद्र के कानून को यहाँ पर प्रभावी माना गया है, वरीयता दी गई। बरोबर। यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि राज्य सूची और संवर्ती सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो विषय होंगे इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। बराबर। राज्य सरकार में कौन कानून बनाएगा? राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। और राज्य में जो विधानसभाएं हैं जब वो किसी विधेयक को पास कर देती है, क्या बोला मैंने? राज्य में जब कोई विधानसभा विधेयक को पास कर देती है तो वो किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जब हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। पहले क्या होता है? विधेयक बिल होता है। जब इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये कानून बन जाता है। बराबर। और मूल रूप से यदि हम बात करते हैं तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66, ये 66 विषयों पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47, तो इन 47 विषयों पर केंद्र के साथ कौन कानून बनाएगा? विधानसभा, राज्य सरकार। लेकिन प्रभाविता किसकी होगी संवर्ती सूची में? केंद्र सरकार के कानून को प्रभावी माना गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी तो सीधी सी बात है केंद्र को वरीयता दी गई। यहां पर एक और व्यवस्था है जो आपको समझना है। ये व्यवस्था सभी जगह नहीं है। बेसिकली यदि आप नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि ये इतना काफी है आपके लिए, यदि आप केवल एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझना चाहते हैं। लेकिन इसको आप थोड़ा सा और डीप जाके समझना चाहते हैं तो एक बात समझिए कि जिन भी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिन भी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहां पर क्या व्यवस्था की गई? जिन भी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर विधानसभा से पास होकर जो विधेयक है वो विधान परिषद में जाता है। कहां जाता है? विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद के पास जाता है और विधान परिषद क्या कर दे? उसको रद्द कर दे। विधानसभा ने पास किया, दूसरा सदन होता है राज्यों में, जिन भी राज्यों में 6 राज्यों में वहां पर क्या होगा कि विधानसभा पास करेगी तो विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद में जब जाएगा तो विधान परिषद क्या करेगी? उसे रद्द कर दे। और रद्द ना करे तो क्या करे? उसको 3 महीने तक लटका के रखे, उस पर कोई कार्यवाही ना करे। 3 महीने तक लटकाने के अलावा तीसरा ऑप्शन उसके पास होता है, कोई संशोधन दे दे जो विधानसभा को स्वीकार ना हो। देखो, विवाद हो जाए। कुल मिलाकर यहां पर विवाद की बात करना है। काय की बात करना है? विवादों की बात करना है कि विधानसभा ने पास किया, विधान परिषद के पास गया, विधान परिषद ने कहा कि भाई मैं तो पास नहीं करूं, या फिर मैं तो कुछ ना बोलूं, चुप है, रख के बैठी हुई है, या फिर कुछ संशोधन करने का बोल दे जिसको विधानसभा बोले कि भाई मैं नहीं बताऊं या मैं नहीं मानूं इसको। तो विधान परिषद अगर ऐसी कोई काम करता है तो वहां पर हो जाता है, बोल सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट, विवाद। अब अगर ये विवाद हो और वो बिल वापस किसके पास आ गया? विधानसभा के पास। विधानसभा दोबारा उस बिल को पास कर दे, मतलब दोबारा क्या करे? वैसा ही बिल दोबारा पास कर दे और दोबारा उसको विधान परिषद के पास भेजा जाए। ध्यान से समझना है क्या कहता है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए कि विधानसभा के पास था, विधानसभा ने विधान परिषद के पास भेजा, विधान परिषद ने ना हाँ कहा, रोक लिया और उस पर कुछ संशोधन माने जो विधानसभा को समझ में नहीं आए। बराबर। उसके बाद विधानसभा ने उसी बिल को दोबारा से पास कर दिया, फिर से विधान परिषद के पास भेजा गया। अब विधान परिषद क्या कर रही है? दोबारा से उस बिल पर 1 महीने तक कोई कार्रवाई ना करे। टोटल कितने महीने हो गए? 4 महीने। 1 महीने तक कोई कार्रवाई ना करे, उस बिल को दोबारा से रद्द कर दे, उस बिल में दोबारा से कोई संशोधन पेश कर दे जो विधानसभा को स्वीकार ना हो। क्लियर? तीनों ही अवस्था में विधेयक पास माना जाएगा, वो कानून बनाने के लिए राज्यपाल के पास जाने के लिए तैयार होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई क्लियरली? कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद है वो आपके बिल को ज्यादा से ज्यादा लेट कर सकती है। टोटल कितने महीने? 4 महीने। तो यहाँ पर ये 4 महीने का कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। फर्स्ट टाइम में 3 महीने, दूसरे टाइम में 1 महीने, दोनों मिला लेंगे, टोटल 4 महीने तक विलंब कर सकती है। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि विधान परिषद केवल और केवल एक विलंबकारी संस्था है, वो केवल विलंब करती है।
इंपॉर्टेंट टाइम को खराब करती है, इसलिए शायद बहुत सारे राज्यों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये विधायी शक्तियां थी। अगले पार्ट में देखो वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियां क्या क्या है किसी भी विधानसभा की, उसको देखो कि विधानसभा राज्य के वित्त पर नियंत्रण करते हैं। भाई वित्त मतलब संचित निधि जो है आपकी, वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। किसका पैसा है भाई? जनता का पैसा। जनता का पैसा है तो उसको नियंत्रण करने की जरूरत रहेगी। बिना विधानसभा के कानून बनाए उसको आप पास नहीं कर सकते। क्या बोला? बिना विधानसभा के कानून बनाए उसको आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात कि पैसे से संबंधी एक विधेयक होता है जिसको आप बोलते हो धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है वो केवल कहाँ आता है? विधानसभा में आता है। विधान परिषद के पास केवल इतनी शक्ति है कि इसको कितने दिन तक? 14 दिन तक विलंब करवाए, इसके अलावा इसके पास कोई शक्ति नहीं है। अगर 14 दिन से ज्यादा वो रख लेती है, नहीं लौटाती है, तो उसको उसी भेष में पास पर माना जाता है जिस भेष में विधानसभा ने पास किया है। तीसरा नंबर होता है कि वित्तीय वर्ष। जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो जो बजट आता है वो बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा राष्ट्रपति की राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। कोई भी सरकार राज्य की बिना विधानसभा की स्वीकृति के कोई कर लगा नहीं सकती, कोई कर हटा नहीं सकती और कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। बराबर है कि नहीं? तो ये पूरा प्रावधान आपको याद रखना है। और बाकी विधान परिषद की जो चीजें हैं वो मैं आपको कल समझा चुका हूं, तो सेम चीजें हैं जिसको आपको एक बार रीड करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पावर वो है कार्यपालिका शक्ति। जब हम राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं तो ये क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। कार्यपालिका बोले तो मंत्री परिषद और बाकी के जो लोग हैं वो इसमें हम लेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हो सकता है, दूसरे मंत्री लोग भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करती है कौन? आपकी विधानसभा। जिस भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है वो दल की सरकार रहेगी। अगर सीएम साहब रहना चाहते हैं तो उनके पास विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। अगर विधानसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार खत्म। मतलब पूरी तरीके से आप सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रति। पूरी तरीके से मंत्री परिषद पर किसका नियंत्रण है? विधानसभा का। जो विपक्ष होता है वो समय समय पर प्रश्न पूछता है, पूरक प्रश्न पूछता है, सवाल जवाब होते हैं, आलोचनाएं होती हैं, जिसके माध्यम से मंत्रियों के कामों को नियंत्रण किया जाता है। अगर कभी ये पाया जाता है कि जो भी सरकार है, जो भी मंत्री है, उसके द्वारा ऐसा कोई काम किया गया है जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको हटाया भी जा सकता है। बराबर। अविश्वास प्रस्ताव पास कर दीजिए आप, धन विधेयक को अस्वीकृत कर दीजिए आप, मंत्री के वेतन में कटौती का प्रस्ताव जो होता है वो पास कर दीजिए आप। इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अगर आप पास कर देते हैं तो वो जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री है, जो सरकार है, वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाता है। जिसके कारण कहीं ना कहीं डर रहता है और उनकी सारी की सारी गतिविधियों पर आप नियंत्रण बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक कार्य क्या करती है कोई भी विधानसभा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी अधिकार आपकी विधानसभा के पास नहीं होता। इसकी समस्त शक्तियां जो होती हैं दोस्तों वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, संसद के पास होती है। अगर कोई भी परिवर्तन करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो कौन करता है? संसद करती है। कुछ नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आधे से अधिक राज्यों की जरूरत पड़ती है, जैसे जीएसटी जैसी चीजें आई थी तो वहां पर आधे से अधिक राज्यों की यस की जरूरत पड़ी थी, तो वहां पर आपको शामिल किया जाता, वरना इसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये वित्तीय शक्तियां थी। नेक्स्ट आपका है चुनाव संबंधी कार्य। जब हम चुनाव संबंधी कार्य करते हैं, इलेक्शन रिलेटेड वर्क की बात करते हैं, तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। जब विधान परिषदों में सदस्यों के चुनने की बात होती है तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं कौन? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं कहां? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में चुनने की बात हो, विधान परिषद में सदस्य भेजने की बात हो, विधान राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो, या फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की बात हो, ये सभी के सभी इलेक्शन रिलेटेड वर्क होते हैं। किसके? आपके विधानसभा के। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट अदर कार्य भी होते हैं, जैसे कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद को समाप्त करना है, अगर विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं तो विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जो होता है वो 2/3 बहुमत से विधानसभा ही पास करती है और उसको खत्म करवा सकती है। क्लियर है? तो इस प्रकार के सारे जो काम है वो आपके विधानसभा के काम है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से विधानसभा के समस्त कार्य, उसकी शक्तियां, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
उसका आकार, उसका गठन कैसे होता है, उसके संविधान को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, एंग्लो इंडियन को लेकर क्या चेंजेस आए, वो मैंने आपको सब बताए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने जब इस लेक्चर को सुना होगा तो निसंदेह आप लोगों को थोड़ा और कई ज्यादा समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा। अगले लेक्चर में फिर राज्य की किसी एक स्पेशल संस्था को लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।